जय हिंद दोस्तों. So we were discussing about this foreign currency FDI chapter. 45 क्वेश्चंस हमने किए थे. कल वीडियो पोस्ट नहीं हो पाया था एंड आई अपोलोजाइज फॉर इट बिकॉज ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस नहीं वो आ पाया एंड आई एम इन दिस मोड राइट नाउ वेयर आई एम ट्रैवलिंग फॉर सम रीज़न एंड इसीलिए थोड़ा टाइम का वेरिएशन हो रहा है और अपलोड होने में प्रॉब्लम हो रही है. सो थोड़ा सा मुझसे मेरे साथ बस एक दो दिन की बात है, आप बेयर कर लीजिए. टाइमिंग इश्यूज हो सकते हैं बट आई विल डेफिनेटली जैसे ही मुझे टाइम मिला आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो एंड अलाउइंग माई सेल्फ टू पोस्ट फ्रॉम वेर एवर इट इज़ पॉसिबल. ऑल राइट. सो because posting from the place at your comfort zone where you have all the connections and all is easy, but during this travel it becomes difficult to post because of the connections available to you and the whole setup of Wi-Fi and all. So थोड़ा सा टाइमिंग का इशू हो सकता है. Anyways, before starting, let me also tell you about the other things which we are going through in this channel. One is iDrishti current affairs. We are running with it. उसके अलावा हम जोग्राफी भी पैरेलली कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स तो चल ही रहा है जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं. एंड 2 पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हो चुकी हैं चैनल पे, सो डू चेक इट आउट. ऑल राइट. तो उसको आप चेक कर सकते हैं और ये जो 3 रनिंग है ये आप करिए. इसके साथ ही हम जल्दी अभी आज आई हैव सीन द कमेंट ऑफ सम ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर. उन्होंने साइंस की जो घटना चक्र के बारे में बोला है. सो डू नॉट वरी, आई विल सून बी स्टार्टिंग विद इट. जैसे ही हमारा ये इकोनॉमिक्स ख़त्म होगा हम कुछ और नया स्टार्ट करेंगे. सो इफ़ योर डिमांड इज़ फॉर साइंस वी विल स्टार्ट विद द साइंस. ऑल राइट. चलिए सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. 45 क्वेश्चन तक हमने कर लिया था. 46 क्वेश्चन से देखते हैं. फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन. ऐसी करेंसी जिसकी टेंडेंसी होती है ऑफ क्विक माइग्रेशन, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड हॉट करेंसी या मनी. 1 second, just give me a second. Okay, all right, we are almost there. Yes, here we are. ठीक है. So फॉरेन करेंसी विच हैज़ अ टेंडेंसी ऑफ क्विक माइग्रेशन, उसको बोलते हैं हॉट करेंसी. हॉट करेंसी या मनी विच सिग्निफाइज द करेंसी दैट क्विकली एंड रेगुलरली मूव्स. तो ये फाइनेंशियल मार्केट के बीच में घूमती रहती है, इंश्योर करती है इन्वेस्टर्स लॉक इन द हाईएस्ट अवेलेबल शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट. देन हॉट मनी जो है वो कंटिन्यूसली शिफ्ट करती है कंट्रीज से विद लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, टू दोज कंट्रीज विच हैव अ हायर इंटरेस्ट रेट. और ये जो फाइनेंशियल ट्रांसफर्स होते हैं ये एक्सचेंज रेट को अफेक्ट करते हैं. पोटेंशियली ये किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी अफेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं. सो हॉट करेंसी जो है वो बहुत जल्दी मूव करती है, बहुत जल्दी उसकी क्विक टेंडेंसी होती है. कंट्रीज से कंट्रीज मूव करती है, जहाँ पे लो इंटरेस्ट रेट है वहाँ से हाई इंटरेस्ट रेट पे मूव कर जाएगी, मार्केट में इन्वेस्टर्स के साथ है. सो दैट इज़ एक्चुअली नोन एज हॉट करेंसी. With reference to foreign direct investment in India, which of the following is considered its major characteristics? Foreign direct investment के बारे में बात करें. It is the investment through capital instrument, essentially in a listed company. Mark the words. It is largely non-debt creating capital flow. Non-debt creating capital flow. It is the investment which involves debt servicing, and it is the investment made by foreign institutional investors in the government of securities. ये तो हो गया FIIs, ठीक है. FDI के बारे में देख लेते हैं. इसका मतलब होता है इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया in an unlisted company or in 10% or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis of a listed company. ठीक है, तो इधर वो अनलिस्टेड में भी हो सकते हैं, essentially नहीं है. ठीक. FDI infuses long term sustainable capital in the economy
and contribute towards technology transfer, development of strategic sectors, great innovations, competition, and employment creation, among other benefits. So, it is considered as a major source of non-debt financial resources. ठीक है, तो ये सही हो जाता है. लॉन्ग टर्म के लिए लगाता है तो इसको क्या मान रहे हैं हम, मेजर सोर्स है ये नॉन डेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का. थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज द इन्वेस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स डेट सर्विसिंग. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में भी किया जा सकता है, मतलब कि आप इक्विटी शेयर्स में, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर, शेयर वारंट्स, इन सब में इशू कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो ये जो डी है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये गलत हो जाता है. एंड एफडीआई जो है, इट डज नॉट इन्वॉल्व डेट सर्विसिंग. डेट सर्विस क्या होता है, इट इज़ द कैश दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. डेट सर्विसिंग का मतलब ये है कि वो कैश अवेलेबल आपके पास हो जो कि आपको इंटरेस्ट देने के लिए आपके पास अवेलेबल होता है, दैट इज द डेट सर्विस. एंड द प्रिंसिपल ऑन द डेट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड. जबकि एफडीआई कॉन्ट्रीब्यूट करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की तरफ, इनोवेशन की तरफ, द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, स्किल्स, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ये इसका मेन रोल होता है. तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाता है. ऑलराइट, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी. इट इज़ लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्लूड एफडीआई इन इंडिया? Subsidiaries of foreign companies in India, majority foreign equity holding in Indian companies, companies exclusively financed by foreign companies, और portfolio investment. तो देखिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को छोड़ के बाकी एफडीआई के इन्वेस्टमेंट में ही आते हैं. सब्सिडीज़ आ जाएंगी, मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटीज़ जो होल्ड करें, अभी हमने ऊपर ही देखा है कि कैपिटल के फॉर्म में आप कर सकते हो. एंड कंपनीज जो एक्सक्लूसिवली फाइनेंस की जा रही हैं फॉरेन कंपनीज़ के द्वारा. सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, नेमली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई और एफपीआई. दैट इज़ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. एफडीआई क्या होता है, इट इज़ इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट बाय अ पर्सन हु इज़ लिविंग आउटसाइड इंडिया in an unlisted company or in 10% or more of the post issue paid up equity capital on a fully diluted basis of a listed Indian company. दोनों हमने पॉइंट्स ऊपर देख लिए थे. अनलिस्टेड भी हो सकता है, लिस्टेड है तो अपना 10% ज़्यादा डाइल्यूटेड इसमें कैपिटल बेसिस पे होना चाहिए. Subsidiaries of foreign companies in India, majority foreign holding in Indian companies and companies exclusively financed by foreign companies, इस ये सब क्या हो जाएंगी, एफडीआई में आ जाएंगी. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये वो इन्वेस्टमेंट होता है जो विच अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया डज इन कैपिटल इंस्ट्रूमेंट वेयर सच इन्वेस्टमेंट इज, क्या क्या कंडीशंस हैं, लेस देन 10% ऑफ द पोस्ट इशू पेड अप कैपिटल ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस ऑफ लिस्टेड कंपनी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, 10% और मोर. यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, 10% और लेस. ठीक, या फिर less than 10% of the paid up value of each series of capital investment of a listed Indian company. तो दोनों केस में listed Indian company में आएगा, बट 10% से कम पेड अप कैपिटल होगी. और एफडीआई में क्या हो रहा है कि वो पूरा कंपटीशन एक मार्केट लेकर आ रहे हैं आपके किसी और देश में, फॉरेन से एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जा रही है आपके देश में. ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट और नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स. इनमें से एफडीआई में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, तो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स के अलावा सारे ही आ जाएंगे. अगेन, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ जाएगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे जिसमें कुछ शर्तें लागू होंगी, कंडीशन अप्लाई, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट आ जाएगी. सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड इशूड अंडर द इशू ऑफ करेंसी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर्स through depository receipt mechanism scheme 1993 as amended from time to time. अब ये जो बॉन्ड्स होते हैं, सिंस दीज आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो कुछ समय में आप इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो. देयरफॉर इनवर्ड रेमिटेंसेज रिसीव्ड बाय इंडियन कंपनी विद इशुएंस ऑफ एफसीसीबीज, दैट इज द फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, आर ट्रीटेड एज एफडीआई. ठीक है, तो जो इनवर्ड रेमिटेंसेज होते हैं जो रिसीव करती है कोई भी इंडियन कंपनी, उसको आप जो इन द फॉर्म ऑफ एफसीसीबीज, उसको आप एफडीआई में अकाउंट कर सकते हो. नाउ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज, with certain conditions, they are allowed to invest in primary and secondary capital market in India through PIS, portfolio investment system. इसमें क्या होता है, जो FIIs हैं ये कुछ शेयर एक्वायर कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी एक्वायर कर सकते हैं किसी भी इंडियन कंपनी का. कैसे करेंगे, स्टॉक एक्सचेंजेस से, वहाँ से इनके शेयर खरीद सकते हैं. द सीलिंग फॉर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट फॉर FII इज 24. अब इसमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि सीलिंग है, मतलब ऐसा नहीं है कि लार्ज अमाउंट ऑफ शेयर आप ले लोगे, 25% की सीलिंग दी हुई है ऑफ द पेड अप कैपिटल
ऑफ इंडियन कंपनी, ठीक है। तो जो पेड अप कैपिटल इंडियन कंपनी की उसका 24% तक की सीलिंग है जो FIIs खरीद सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, मतलब कि जैसे कि इन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, इसको FDI काउंट करते हैं। इन द केस टोटल होल्डिंग ऑफ अ पोर्टफोलियो इंक्रीजेज टू 10% और मोर ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल ऑन अ फुली डाइल्यूटेड बेसिस, total investment so made will be reclassified as FDI subject to certain conditions as specified by SEBI in this regard। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर A 1 2 3। अभी इसमें और भी एक्सप्लेनेशन बाकी है। डिपॉजिटरी रिसीट, डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर वेदर लिस्टेड ऑन एन इंटरनेशनल एक्सचेंज और नॉट issued by a foreign depository in a permissible jurisdiction on the back of eligible securities issued or transferred to that foreign depository and deposited with the domestic custodian and includes global depository receipt। ठीक है, ये जो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट है ये किस में डिफाइंड है? कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। डिपॉजिटरी रिसीट जैसे कि ADR GDR, ठीक है, ये जो होती है इनको FDI के तौर पे ट्रीट करते हैं। लेकिन नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स जो हैं उनको FDI के तौर पे ट्रीट नहीं किया जाता है बिकॉज वो डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं। अभी हमने देखा था ना, FDI जो है वो नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज है, बट जो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स हैं वो डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज हैं। NRIs PIOs ये अलाउड हैं टू इन्वेस्ट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैपिटल मार्केट इन इंडिया थ्रू PIS पोर्टफोलियो सिस्टम। द सीलिंग फॉर इन्वेस्टमेंट ऑफ NRIs और PIO, इनके लिए भी एक सीलिंग लागू की गई है, वो है 10% की। ठीक है, तो स्टेटमेंट 4 ऐसे गलत हो जाता है और 1 2 3 जो है वो सही हो जाते हैं। As a part of liberalization program and with a view to attract foreign exchange, the government and the RBI have devised two schemes known as FCNR-A and FCNR-B. Which of the following is true regarding these two schemes? So under the scheme A, RBI bears exchange rate fluctuations. Under scheme B, other banks are to meet out the difference in exchange rate fluctuations. Both the schemes stand withdrawn now and only scheme A has been withdrawn। 95 का क्वेश्चन देखिए, बहुत पुराना है। अभी अगर हम सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन देख के आगे बढ़ते हैं बिकॉज तब से चेंजेस बहुत सारे आ गए हैं। सो वी हैव द न्यू स्कीम्स एवरीथिंग, वील सी व्हाट इज़ FCNR एंड ऑल, ये एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, सो आंसर तो देखिए इसका होगा 1 2 एंड 4, मतलब कि बोथ द स्कीम स्टैंड विदड्रॉन नाउ, ये सही नहीं है, सिर्फ स्कीम A विदड्रॉ की गई है। चलिए, सारे स्टेटमेंट सही एक्सेप्ट स्टेटमेंट 3। स्कीम FCNR-A ये लॉन्च हुई थी 1975 में। किस लिए लॉन्च हुई थी? NRI डिपॉजिट्स को एनकरेज करने के लिए। RBI ने ये गारंटी दिया था कि जो एक्सचेंज रेट प्रेवलेंट है एट द टाइम ऑफ अ डिपॉजिट टू एलिमिनेट द रिस्क टू डिपॉजिटर्स, तो दे कैन गारंटीड, RBI गारंटीड द एक्सचेंज रेट कि भाई डिपॉजिटर्स क्या ये डर की वजह से कि भाई इनको एक्सचेंज रेट नहीं मिलेगा प्रॉपर व्हेन दे विल विदड्रॉ, उस डर से वो लोग नहीं करते थे, तो उसको बेसिकली अट्रैक्ट करने के लिए दे हैव स्टार्टेड इट। इट वॉज विदड्रॉन इन 1993, इसको 1993 में विदड्रॉ कर लिया गया। FCNR-B को स्टार्ट किया गया FCNR-A की जगह पे 15 मई 1993 को, 15 मई 1993 स्टार्ट होती है। एट प्रेजेंट FCNR जो है इट अकाउंट स्टैंड्स फॉर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, और ये एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है जो कि डिपॉजिटिंग इनकम विच इज़ ओपन फॉर डिपॉजिटिंग द इनकम विच इज़ अर्नड ओवरसीज, तो बाहर से जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो इसमें आप रख सकते हो। सो अकाउंट इज़ हेल्ड इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में होता है। FCNR-B अकाउंट जो है वो अलाउ करता है NRIs को कि वो आप फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट करो, ठीक है, फॉरेन करेंसी में, INR में चेंज करके नहीं, इन टर्म ऑफ डिपॉजिट्स इन इंडिया एंड अर्न द टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट, तो टैक्स फ्री इंटरेस्ट रेट आप कमाओ। दे कैन बेनिफिट फ्रॉम हायर इंटरेस्ट रेट इन इंडिया वाइल होल्डिंग देयर डिपॉजिट्स इन अ फॉरेन करेंसी। सो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ये इंडिया से बेनिफिट कर सकते हैं, जबकि अपना जो डिपॉजिट्स है वो फॉरेन करेंसी में होल्ड कर सकते हैं। सो प्रोटेक्टिंग देम अगेंस्ट द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, इससे फ़ायदा क्या होगा फॉरेन करेंसी में करने का, क्योंकि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं उससे वो बच जाएंगे। ठीक है, दैट वुड हेल्प इन दैट। Next, global capital flows to developing countries increased significantly during the 90s. In the view of East Asian financial crisis and Latin American experience, which type of inflow is good for the host country? तो कौन सा इन्फ्लो अच्छा है? देखिए ऑब्वियसली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर है, नॉन डेट क्रिएटिंग ये एक स्ट्रक्चर है ये।
सो एक्सेस पोर्टफोलियो सिस्टम बाय फॉरनर्स वाज द मेन रीजन क्राइसिस इन ईस्ट एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्री. एक्सेस पोर्टफोलियो कर दिया था उन्होंने. सो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ये वॉलेटाइल होते हैं एंड एज अपोजिट टू इट एफ जो होता है वो स्टेबल होता है बिकॉज वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है. इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव, इट प्लेज एन इफेक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, यूजफुल सोर्स है फॉरेन कैपिटल का इन होस्टिंग द कंट्री. एफ ग्रोथ को एक्सेलरेट करता है मेनली क्योंकि सुपीरियर टेक्नोलॉजी वो लेकर आ रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र कर रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में जिससे कि क्या होगा आपका बेसिकली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री. सीरियस कमिटमेंट रिफ्लेक्ट करता है ऑन पार्ट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स सिंस एफ जो है वो हाई इनिशियल सेटअप कॉस्ट उसकी होती है, इट कॉजेज एंड हायर एग्जिट कॉस्ट ऑल्सो. ठीक है, क्योंकि एफ का एग्जिट बहुत ईजी नहीं होता है. जो भी उन्होंने इस्टेब्लिश किया है उसको बेचना इन टर्म्स ऑफ सेलिंग स्टेक वो बहुत डिफिकल्ट होता है. तो एफ जो है वो इन्वेस्टेड होता है लॉन्ग टर्म के लिए. कहने का मतलब ये है कि इट इज़ अ स्टेबल मनी, इट इज़ नॉट अ वॉलेटाइल थिंग कि एफ आज आया और कल को चला गया. मान लीजिए आप कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, अभी उसके लिए आपने एफ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर से, तो वो आ जाए और वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके तुरंत नहीं चला जाए बिकॉज दे आर ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी दैट वे. ठीक है, सो दे विल स्टे, दे विल जनरेट द कॉम्पिटिशन, दे विल मेक बेटर एक्सपोर्ट्स, दे विल जनरेट द एम्प्लॉयमेंट. ओके, तो यहाँ पर जो क्रैश होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं. सो एफ इन्वेस्टर जो है दे स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन ऑर्डर टू अर्न मोर प्रॉफिट. ऑब्वियसली दे आर goal is not to make development for the country, their goal is make to development for their own self. But instead what is happening is उसकी वजह से जहाँ भी वो स्टेब्लिश हो रहे हैं वो जगह भी डेवलप हो रही है, वहाँ के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है. ठीक है, सो होस्ट कंट्री जो है वह उसको फ़ायदे हो रहे हैं बिकॉज ये स्टेबल लॉन्ग टर्म चीज़ है ये. सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं दे स्टे इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म इन द कंट्री एंड सो हेल्प टू इम्प्रूव द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द होस्ट कंट्री. Next, both the FDI and FIIs are related to investment in a country. Which of the following statement best represents an important difference between the two? तो FII जो होती हैं वो कैपिटल अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करती हैं इन जनरल, जबकि जो FDI होता है वो स्पेसिफिक सेक्टर्स पे टारगेट करता है. ठीक है, हर चीज़ के लिए FDI अट्रैक्ट नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक सेक्टर्स देखेगा, उन पे टारगेट करेगा. ऑलराइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो हम सालों से सुनते चले आ रहे हैं, वॉलमार्ट, मॉल कल्चर जो आया. ठीक है, आप पहले क्या हो, हम रिटेल शॉप्स जनरली कर रहे थे, सो मॉल कल्चर आया. वो क्या था, एक तरीके का FDI इन्वेस्टमेंट था. बाहर से यही कल्चर होता था, जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में खासकर ये कल्चर होता था, यू गो एंड पिक अप योर ओन स्टफ एंड जस्ट पे एट अ पेइंग काउंटर. अब ये यहाँ पर जो है वो एक नॉर्मल कल्चर हो गया है. सो रिटेल लेकिन हाँ, इसके अगर हम छोटे माइन्यूट लेवल पे अगर हम देखें तो रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम हुई इससे. ठीक है, वो शॉप्स जो रिटेल में हैं चल रही हैं वो बंद नहीं हुई हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनका जो बेसिकली द शेयर ऑफ दीज रिटेल्स इन द मार्केट वो कम हुआ है. ठीक है, सो बहुत ही बेसिक एग्जांपल है. सबसे पहले हम बहुत बार सुनते आ रहे हैं वॉलमार्ट एंड ऑल दिस, तो ये जो बेसिक कल्चर आया, बहुत सारे जगहों पे FDI आया है, बट हम बात कर रहे हैं अभी बेसिक्स कल्चर की जो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाए. सो FII क्या करती है, इन कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ाता है मार्केट में, लेकिन FDI जो है वो टारगेट स्पेसिफिक होता है, सेक्टर स्पेसिफिक होता है. So FDI stable है as compared to FII. FDI helpful है in bringing better management skills and technology transfer, whereas FII जो है वो सिर्फ कैपिटल लेके आता है, टेक्नोलॉजी कंपटीशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वो सब नहीं है, पैसा लेके आ रहे हैं. FII functions primarily in secondary market. ऑप्शन A C D गलत हो जाएंगे, प्राइमरीली सेकेंडरी मार्केट में करता है. एंड FIIs are conducive for increase in availability of foreign capital at comprehensive level, even though they are short term and buoyant by nature, while FDI only targets the specific sectors. Hence option B जो है वो करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. पार्टिसिपेटरी नोट्स आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग. पार्टिसिपेटरी नोट्स किससे एसोसिएटेड हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योटो प्रोटोकॉल. बहुत ही इजी लेवल पे क्वेश्चन बना दिया गया है. सो पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. देखिए, P नोट्स या PN, ये दे आर काइंड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू ओवरसीज इन्वेस्टर
जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट्स में विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स विद द मार्केट रेगुलेटर सेबी। सेबी में रजिस्टर नहीं होना चाहते हैं, उसकी नज़र में नहीं आना चाहते हैं, बट दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सो व्हाट दे विल डू, ये रजिस्टर्ड एफआईआई के थ्रू ओवरसीज इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। ये जो नोट्स होते हैं दे आर ए यूनिक इंडियन इन्वेंशन विच इज स्टार्टेड इन 2000। तो ये पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं वो सेबी ने ही स्टार्ट किए इन द ईयर 2000 टू इनेबल द फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स कि वो इंडियन मार्केट में घुसे विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एज एफआईआईज। तो अपने आप को एफआईआईज के तौर पर रजिस्टर ना करें, बस आएँ, अपना पैसा उनके पास बहुत है, आके मार्केट में लगाएं, सो दैट द कैपिटल ऑफ द मार्केट राइजेस। सो ये सेबी ने ही ये इंस्ट्रूमेंट शुरू किया था पार्टिसिपेटरी नोट्स का इन द ईयर 2000। नेक्स्ट इज India receives the highest largest inflow of foreign capital in equity investment from, कहाँ से मिलता है, तो सिंगापुर से मिलता है। एज पर द क्वेश्चन पीरियड मॉरिशस जो था वो करेक्ट आंसर था, बट रिसेंट ईयर्स में इंडिया का लार्जेस्ट इनफ्लो जो फॉरेन कैपिटल का है इक्विटी इन्वेस्टमेंट में वो सिंगापुर से आ रहा है। 5 टॉप कंट्रीज़ अगर हम देखें 2020-21 से, सो सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस थर्ड नंबर पे है उस समय 2010 में मॉरिशस वॉज ऑन टॉप, देन यूएई एंड केमन आइलैंड्स। एंड 1920 में टॉप 5 इन्वेस्टिंग कंट्रीज डिसेंडिंग ऑर्डर में जो थी इन्वेस्टिंग कंट्रीज, ओके ओके, वो थी सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, यूएसए, केमन आइलैंड्स। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव एफडीआई इक्विटी इनफ्लो फ्रॉम अप्रैल 2000 टू दिसंबर 2021, शेयर ऑफ टॉप 5 इन्वेस्टिंग कंट्रीज एफडीआई इक्विटी इनफ्लो इन इंडिया, अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव एफडीआई इक्विटी इनफ्लो की, तो उसमें मॉरिशस टॉप पर है, मॉरिशस 27.05, देन सिंगापुर 22.13, फिर यूएसए, नीदरलैंड्स एंड जापान। ठीक है, बट लार्जेस्ट इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल की बात करते हैं तो अब हो गई सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस। Which country among the following has the highest share in cumulative FDI inflows into India? So it is Mauritius. Highest cumulative में देखेंगे तो Mauritius है अभी भी। During 91-95, the countries which brought largest FDI investment in India, अब हम बात करें 91 जब ओपन किया गया था मार्केट, तुरंत की बात है। So USA and Japan, they were the top countries to bring FDI in India during the year 91 to 95. For the latest position, अभी हमने देखा कि सबसे ज़्यादा कौन ला रहा है, सिंगापुर। In terms of share in FDI investment equity inflows in India during 2016-17, which of the following countries is on the top? 16-17 के हिसाब से इक्विटी इन्फ्लोज में मॉरिशस टॉप पर है। A great deal of FDI to India comes from Mauritius, then from many major and mature economies like UK and France. Why? मतलब मॉरिशस से आ रहा है बट यूके फ्रांस से उतना नहीं आ रहा है, क्या रीज़न है इसका? सो इंडिया के पास एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है मॉरिशस के साथ, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्फ्लो जो है वो वहाँ से आता है। DTAA ये मेन रीज़न है लार्ज अमाउंट ऑफ FDI इन्वेस्टर्स के लिए from Mauritius. Due to that, many overseas investors invest their capital first in Mauritius and not directly invest in India. इस वजह से क्या होता है, जो भी ओवरसीज इन्वेस्टर हैं वो पहले इन्वेस्ट करते हैं कहाँ जाके, मॉरिशस में, डायरेक्टली इंडिया में नहीं करते। फिर मॉरिशस में वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं इंडिया से, एंड सो इट ब्रिंग्स टैक्स बेनिफिट टू देम। सो DTAA क्या करता है, इट प्रोवाइडेड प्रेफरेबल टैक्स बेनिफिट टू द इन्वेस्टमेंट मेड फ्रॉम मॉरिशस। मॉरिशस से आने वाले जो भी चीज़ें उन पे हमारा एक DTAA हो चुका है, साइन हो चुका है। सो सबसे पहले जाके मॉरिशस में करते हैं, टैक्स कम पे करते हैं, वहाँ से इंडिया में आ रहा है। सो इट ब्रिंग्स टैक्स बेनिफिट्स टू देम एंड दिस वॉज द मेजर रीजन फॉर री रूटिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने अमेंड किया अपनी टैक्स ट्रीटी को मॉरिशस के साथ। इस अमेंडमेंट के बाद जो प्रेफरेंशियल टैक्स बेनिफिट है उसको रिमूव कर दिया गया पार्शली, starting in the fiscal year 17-18 and removed completely in 1920. All right. Then, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) has been operationalized between India and the United States from. So ये operationalize हुआ है 30 सितंबर 2015 से। 2010 में यूएसए ने एक लॉ इनैक्ट किया था नोन एज फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट फाटका with the objective of tackling tax evasion through obtaining information in respect of offshore financial accounts maintained by USA residents and citizens. ठीक है,
तो जो डोमेस्टिक लॉज थे सोवरेन कंट्रीज़ के इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, दे मे नॉट परमिट द शेयरिंग ऑफ क्लाइंट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली विद यूएसए। तो यूएसए ने बोला कि हम एक एग्रीमेंट करेंगे, इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ। ये जो आईजीए था ऑन फाट का बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, ये साइन हुआ 9 जुलाई 2015 को और ऑपरेशनलाइज हो गया 30 सितंबर 2015 से। इसके अंतर्गत यूएसए जो है वो सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन देगा अबाउट इंडियंस हैविंग फाइनेंशियल एसेट्स इन यूएसए। बस कौन इंडियंस का कितना फाइनेंशियल एसेट यूएसए में लगा हुआ है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी अंडर दिस एग्रीमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, with reference to Government of India's decision regarding foreign direct investment during the year 2001-2, consider the following statement. Out of the 100% foreign FDI allowed by India in tea sector, the foreign firm would have to disinvest 33 of the equity in favor of an Indian partner within 4 years. Okay. ये हम बात करें 2001-2002 की। Regarding the FDI in print media in India, the single largest Indian shareholder should have a holding higher than 26%. तो इसमें से only 2 statement is correct. As per the Government of India FDI's policy, foreign firm would have to disinvest 26%, not 33, in the 5 years. Hence statement 1 incorrect हो जाता है। Considering the sensitivity of print media, Government of India ने decide किया था कि not more than 26% foreign capital can be invested in print media. Apart from this, एक condition और लगाई गई थी that the ownership of the single largest Indian shareholder should be more than 26%. तो ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट। In the calendar year 2005, the amount of capital invested by foreign institutional investor was approximately, अब ये बात करें 2005 की, उस समय डायरेक्ट डेटा का क्वेश्चन है, हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देखेंगे, लेटेस्ट देखेंगे। तो ये 10.7 बिलियन यूएस डॉलर था। अभी देख लेते हैं 2021 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22, एफपीआई नेट इन्वेस्टमेंट जो रहा है वो है 7069। ओके। As per the FDI statistics of Department for Promotion of Industry and International Trade, investment by FII's fund in net recent year are as follows. और नेट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में 2020-21 में कितना था? 38,725 नेट इन्वेस्टमेंट रहा। यूएस डॉलर मिलियन डॉलर्स में ये काउंट होंगे। ठीक है। इन इंडिया द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB नाउ वर्क्स अंडर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करता है। जनवरी 2003 में FIPB जो था इसको ट्रांसफ़र किया गया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, और इसको अबॉलिश कर दिया गया 2017 में। Subsequent to the abolition of FIPB, the work of granting government approval for foreign investment under extant policy and FEMA regulation had been entrusted to the concerned administrative ministries. तो पहले क्या करता था, FIPB का ये काम होता था कि वो रजिस्टर करेगा या फिर अप्रूवल देना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को FDI पॉलिसी के अंतर्गत या फेमा के अंतर्गत। अब ये सारे काम उन्होंने बोला है कि भाई जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड आ रहा है उसका जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है वो इसको डील करेगा, अलग से एक बॉडी की ज़रूरत नहीं है। मोस्ट रिसेंटली FDI हैज़ नाउ ओपनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स। तो मोस्ट रिसेंटली ये बात है 2010 की, तब ये खुला था रिटेल ट्रेड में। 2006 में गवर्नमेंट ने FDI पॉलिसी को ईज किया रिटेल सेक्टर में पहली बार, अलाउइंग अप टू 51% FDI थ्रू सिंगल ब्रांड रिटेल रूट। 2012 में गवर्नमेंट ने अलाउ किया अप टू 51% ऑफ FDI इन मल्टी ब्रांड रिटेल रूट। गवर्नमेंट हैव ऑल्सो अप्रूव्ड 100% FDI इन सिंगल ब्रांड रिटेल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ 30% लोकल सोर्सिंग। तो गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि बाद में कि 100% FDI आपके लिए हम सिंगल ब्रांड रिटेल में खोल रहे हैं, लेकिन उसमें 30% लोकल सोर्सिंग होगी, प्रेफरेबली MSME से और कॉटेज इंडस्ट्री से। तो आप लेके आइए, इन्वेस्ट करिए, लेकिन उसमें से मिनिमम 30% जो है वो लोकल सोर्सिंग के थ्रू आपको मिलेगा। October 4, 2012, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रपोज टू चेंज द लिमिट्स ऑफ FDI इन इंश्योरेंस सेक्टर, एंड उस समय इन्होंने बोला था FDI की लिमिट रेज की थी इंश्योरेंस में 26 से 49। ठीक है।
और अब कर दी गई है 49 से 74 2021 में। तो अभी कितना, अभी पूछा जाए तो 74। कंट्री इज सेड टू बी इन डेट ट्रैप इफ, एक कंट्री को डेट ट्रैप में बोला जाता है कब, इन विच कंडीशन? इट हैज़ टू अबाइड बाय द कंडीशनैलिटीज इम्पोज्ड बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, it has to borrow to make interest payment on outstanding loans, it has been refused loans or aid by creditors abroad, the World Bank charges a very high rate of interest on outstanding as well as new loans. So कोई भी कंट्री डेट ट्रैप में तब होती है आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो कोई भी कंट्री डेट ट्रैप में तब होती है जब उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए आउटस्टैंडिंग मतलब लोन्स बोरो करने पड़ते हैं, सॉरी, जब उसको इंटरेस्ट पे करने के लिए भी बोरो करना पड़ता है किसी भी लोन के लिए जो उसने लोन लेके रखा हुआ है, तब वो डेट ट्रैप में बोला जाता है किसी भी कंट्री को। तो वो जब वो नया लोन लेती है पुराने लोन का इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, बेसिकली अगर आप इजीली समझें, आपने किसी से उधार लिया हुआ है, अब आप उसको ब्याज देना है, तो उस ब्याज के लिए आप एक नया उधार ले रहे हो, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डेट ट्रैप। At the end of 2010, India's external debt had crossed the mark of US dollar 300 बिलियन था। दिसंबर 2021 में अगर हम देखें तो इंडिया का एक्सटर्नल डेट जो था वो US डॉलर 614.9 बिलियन था। Consider the following statement. Most of the India's external debt is owned by governmental entities. All of India's external debt is denominated in US dollars. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? तो एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज़ ओन्ड बाय नॉन गवर्नमेंटल एंटाइटीज़। दिसंबर 21 के एंड पर अगर हम देखें तो इंडिया का जो एक्सटर्नल डेट था वो था US डॉलर 614.9 बिलियन, जिसमें कि गवर्नमेंट एक्सटर्नल डेट जो सोवरेन डेट था वो था US डॉलर 131.4 बिलियन, जबकि नॉन गवर्नमेंटल जो था वो था 483.6। कॉम्पोनेंट वाइज कमर्शियल बोरोइंग्स जो इज़ द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट। अगर हम कॉम्पोनेंट वाइज देखें तो कमर्शियल बोरोइंग सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर देखता है 36.8, ठीक है। स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है क्योंकि नॉट ऑल ऑफ द इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। एक्चुअली US डॉलर डिनोमिनेटेड डेट कंटिन्यू टू बी द लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट with a share of 52% at the end of 2021, followed by the Indian rupee 32%, SDR 6.7%, yen 5.3% and euro 3.1%, ठीक है। Which of the following continue to be the major component of India's external credit till 2017? तब भी कमर्शियल बोरोइंग ही है। So, अभी अगर हम देखें कमर्शियल बोरोइंग जो है मेजर एक्सटर्नल डेट बना हुआ है 2017 में, इसका शेयर था 38% अराउंड इन टोटल एक्सटर्नल डेट। और ठीक है, इंडियाज एक्सटर्नल डेट इंक्रीजेज फ्रॉम US डॉलर 158 million at the end of March 2000 to 225 at end of due to increase। ओके, तो ये बढ़ गया था, रीज़न पूछ रहे हैं इसका, तो रीज़न ये था कि कमर्शियल बोरोइंग और NID डिपॉजिट्स बढ़ रहे थे, ठीक है। सो हम अभी अगर देखें एट द एंड ऑफ 2021 कमर्शियल बोरोइंग 213.2, NRI 141.9, ये सबसे मेजर जो शेयर देख रहे हैं वो ये हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स? एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को कौन रेगुलेट करता है? RBI। So ECBs are commercial loans raised by the eligible entities from recognized non-resident entities. The Reserve Bank of India regulates the ECBs by specifying the parameters such as eligible borrowers and lenders, permitted end use, minimum average maturity period, maximum all-in cost ceiling, etc. According to World Bank's Global Development Finance Report 2010, the correct descending order of the world's 5 most indebted countries is। करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? ये है रशिया, चाइना, टर्की, ब्राज़ील, इंडिया। अब ये 2011 का डेटा है, अभी हम देख लेते हैं 2020 में जो दे रहे हैं इंडेटेड कंट्रीज। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको, 5 बहुत हैं वैसे तो 10 दिए हैं, टर्की, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। आप देख लीजिए टॉप 5 देख लीजिए।
टॉप 10 लो एंड मिडिल इनकम बोरोअर कंट्रीज जो हैं दे आर एज फॉलोज: चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, मैक्सिको। ऑल राइट, एज ऑन टुडे, अब ये टुडे क्या है, ये टुडे है 1993। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लार्जेस्ट एक्सटर्नल डेट? तो ब्राज़ील था। फॉलोइंग द यूएसए आर द यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। चाइना 12th पोजीशन पे था। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सटर्नल डेट, वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया है इंडिया को अ मॉडरेटली इंडेटेड कंट्री, अ लेस इंडेटेड कंट्री, अ हेविली इंडेटेड कंट्री, अ क्रिटिकली इंडेटेड कंट्री। 2009 में वर्ल्ड बैंक ने क्लासीफाई किया था लेस इंडेटेड कंट्री के तौर पे ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ एक्सटर्नल डेट एंड इट्स कंपोनेंट टू एंड द डेट टू जीडीपी रेशियो. As per the Ministry of Finance, Government of India's external debt continues to be sustainable and prudently managed. As at the end December 2021, India's external debt as a ratio to GDP ये marginally गिरा था 20% from 21.2% at the end of March 2021. Forex reserves to external debt ratio, however, increased to 103%. तो 100 से बढ़ के 103 तक चला गया था. देयरबाय इंडिया की जो पोजीशन है उसको कंसोलिडेट किया गया था एज अ नेट क्रेडिटर टू द वर्ल्ड. विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडिया? सब लेटेस्ट डेटा पढ़ेंगे ये हम. ठीक है, उस समय मैक्सिको था. अभी देख लेते हैं 2020 में देखें तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेट स्टॉक ऑफ IBRD लोन्स एंड IDA क्रेडिट जाता है इंडिया को. इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम. In the year 2001, India offered a great grant of $5 million to Tajikistan too. तो 2001 में तजाकिस्तान को इन्होंने $5 million दिए थे. किस लिए दिए थे? To tackle the drought situation. In the year 2001, Germany approved $32 million credit to India. So Germany ने $32 million credit इंडिया को ऑफर किया था. किस लिए किया था? For टेरी डैम प्रोजेक्ट. ठीक है, तो जो टेरी डैम प्रोजेक्ट है उसके लिए ऑफर किया गया था. उत्तराखंड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रीन बॉन्ड इज़ नॉट ट्रू? ग्रीन बॉन्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज़ द दिस इन्वेस्टमेंट इज़ द ओनली फॉर क्लाइमेट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स. ये तो सही है. ग्रीन बॉन्ड्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट फंड 2007. ये भी सही है. दे आर फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन. ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल मार्केट इनोवेशन ही तो है कि भाई जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं उनके लिए हम ये इशू कर रहे हैं. सो दे विल स्पेसिफिकली टारगेट दैट काइंड ऑफ बॉन्ड. ग्रीन बॉन्ड्स आर फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन विथ शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज़. ये गलत है. दे आर नॉट द फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन विथ शॉर्ट डेट मैच्योरिटीज़. So green bond is a fixed income instrument designed specifically to support the specific climate related or environmental projects. ये typically आते हैं with tax incentive to enhance their attractiveness to investors and they are low cost loans with generally long term maturities. ग्रीन बॉन्ड्स जो होते हैं फाइनेंशियल मार्केट इंटरवेंशन है, रिलेटिवली नए एसेट क्लास हैं बट दे आर ग्रोइंग रैपिडली. दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन 2007 as climate awareness bond to fund renewable energy and energy efficiency project. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने एक लेबल्ड ग्रीन बॉन्ड इशू किया था 2010 में. ठीक. Consider the following statement for India Millennial Deposit Scheme. The scheme was launched by the State Bank of India. It was intended for residents only. The maturity period of the scheme was 6 years only. इनमें से सही आपको बताना है. ये 2005 का क्वेश्चन है. उस समय आंसर था इसका ए. ये स्कीम लॉन्च की गई थी इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट स्कीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा और इन्होंने ऑफ़र किया था 8.5% रिटर्न टू द डिपॉजिटर्स और इसी के साथ उन्होंने $5.5 बिलियन रेज़ किए थे. 5 साल की फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स इसमें किए गए थे एंड डिनोमिनेटेड इन US डॉलर्स. पाउंड, स्टर्लिंग, यूरो वर एक्सेप्टेड. सो ऑब्जेक्टिव जो स्कीम का ये था कि फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट किया जा सके थ्रू NRIs. तो सिर्फ इंडियन के लिए होते तो फॉरेन एक्सचेंज तो अट्रैक्ट हो नहीं पाता, तो ये NRIs के थ्रू ये अट्रैक्ट करना चाहते थे. ठीक है. नेक्स्ट, रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स वर इशूड इन US डॉलर, पाउंड, स्टर्लिंग एंड. तो रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड्स किस किस में इशू हुए थे? तो ये पाउंड में हुए थे, डॉलर में हुए थे, स्टर्लिंग में हुए थे और ड्यूश मार्क में हुए थे. ठीक. सो 5 अगस्त 1998 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड इशू किया था इन 3 डिफरेंट करेंसीज, US डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग एंड ड्यूश मार्क, for a period of 5 years. Which of the following is a bond through which Indian entities can raise money from foreign markets in Indian rupees, not in foreign currency? तो ये थे मसाला बॉन्ड्स. मसाला
इंडियन इनोवेशन है, ठीक है। तो मसाला बॉन्ड्स इसीलिए इसको नाम दिया गया है कि जिससे कि जो इंडियन एंटाइटीज़ हैं वो रेज कर सकें मार्केट से पैसा, मतलब खासकर फॉरेन मार्केट से, इन रुपीज़, नॉट इन द फॉरेन करेंसी। ये रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स है, मतलब आप इतना याद रखिए जो मसाला बॉन्ड्स हैं वो क्या हैं, रुपी डिनोमिनेटेड है, फॉरेन करेंसी में नहीं ले रहे हम। इशूड बाय इंडियन एंटाइटीज़ इन ओवरसीज़ मार्केट, तो इंडियन एंटाइटीज़ ओवरसीज़ मार्केट में जो इशू कर रहे हैं वो है रुपी डिनोमिनेटेड रहेंगे। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंडिया में उसको फंड करना, इंटरनल ग्रोथ हो बोरिंग के थ्रू, इंटरनेशनलाइज करना इंडियन करेंसी को। द इशूअर ऑफ दीज बॉन्ड्स इज शील्डेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन टिपिकली एसोसिएटेड विद बोरिंग इन इंडियन करेंसी, ठीक है। तो अगर कोई इसको इश्यू कर रहा है तो उसको एक शील्ड प्रोवाइड किया जाएगा अगेंस्ट द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशंस, जो कि टिपिकली आप जब आप बोरो करते हो इंडियन करेंसी में तो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, with reference to IFC masala bonds, sometimes seen in the news, which of the statement is or are correct? So IFC masala bonds जो हैं which offers these bonds is an arm of World Bank. They are the rupee denominated bonds and a source of debt financing for the public private sector. Select the correct answer using the codes given below. So दोनों ही इसमें सही हैं. Masala bonds are the bonds issued outside India but denominated in Indian rupee rather than local currency. Main difference क्या है which is associated with masala bond is that it makes the investor to bear the currency risk, not the borrower, as opposite to the dollar bonds. जो पहला मसाला बॉन्ड इशू किया गया था वो नवंबर 2014 में किया गया था वर्ल्ड बैंक बैक्ड आईएफसी इंडियन फाइनेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा, किस लिए, टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। सितंबर 29, 2015 को आरबीआई अलाउड द इंडियन कॉर्पोरेट्स टू रेज द मनी थ्रू इशुएंस ऑफ रुपी बॉन्ड्स, जिसको मसाला बॉन्ड भी बोला गया, आउटसाइड द इंडिया, और ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स में आता है। क्लोजर ऑफ ऑयल पूल अकाउंट अफेक्टेड फ्रॉम, ऑयल पूल अकाउंट जो है वो क्लोजर उसका होता है 1 अप्रैल 2002 में। सो एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म इन ऑयल सेक्टर इन इंडिया was abolished on 1/4/2022 during the finance ministership of Yashwant Sinha ji. Consequently, oil pool account was abolished. Even though APM was dismantled effective from 1st April 2002 since 2004, the consumers of sensitive petroleum products with petrol, diesel decontrolled with effect from 1910-2014. PDS, kerosene and domestic LPG were being insulated from the impact of unprecedented high international oil prices by the public sector oil marketing companies, namely IOCL, HPCL and BPCL. ठीक है. Next, which of the following best describes the term import cover, sometimes seen in the news? So import cover कौन best describe कर रहा है? तो import cover का मतलब क्या है? It is a number of months of imports that could be paid for by a country's international reserve. ठीक है. इम्पोर्ट कवर मतलब आप साल के कितने महीने तक आप इम्पोर्ट को पे कर सकते हो, इम्पोर्ट के बदले में जो पैसा देना पे कर सकते हो, दैट इज़ द इम्पोर्ट कवर एक्चुअली. ठीक, तो इंटरनेशनल रिजर्व से. सो इम्पोर्ट का मतलब क्या है? बाहर से किसी से आप मंगवा रहे हो, आयात करना. ठीक है. सो हाउ फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू कैन सस्टेन विद दिस. सो इट डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इम्पोर्ट्स दैट कुड बी पेड बाय कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व्स. According to Economic Survey 21-22, Forex Reserve $634 million on 31st December 2021 increased to a level as to cover 13.2 months of imports. तो अभी जो 2020-21 का जो डेटा है उसके हिसाब से 13.2 मंथ का इम्पोर्ट कवर है. इन द फिजिकल ईयर 2018-19 टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर, अब ये 2018-19 में टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना था? 28,55,882 करोड़. अब ये डेटा तो हम देखेंगे उसके साथ ही. According to the Reserve Bank of India, what was the total value of the foreign exchange reserves of India in 2018-19? तो ये था आपका 4,12,871 million US dollar टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. ठीक है. ओके, ये भी हमें इस तरह के क्वेश्चंस भी मतलब आएंगे तो वो भी हमें देखना पड़ेगा जब हम सर्वे देखेंगे. सो टोटल वैल्यू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंडिया का था वो रहा 4,12,871. Which of the following statement is not true in the context of foreign exchange reserves of India? Not true आपको बताना है. Gold and foreign currency assets present with the Reserve Bank of India are included in it. Foreign exchange reserves में. It is maintained by RBI. Special drawing rights are not included in this. Current
स्टेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज सेटिस्फैक्ट्री इन इंडिया। तो गलत ये है कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, गोल्ड रिजर्व्स हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं एंड कंट्री का रिजर्व ट्रांच पोजीशन भी है विद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसको मेंटेन आरबीआई करता है इंडियन गवर्नमेंट के लिए। तो सारे स्टेटमेंट सही हैं, बट थर्ड गलत है बिकॉज एसटीआर भी इसी का पार्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया? सो लार्जेस्ट शेयर है फॉरेन करेंसी एसेट्स का। Foreign currency assets (FC) has the largest share in foreign exchange reserve. As on 25th March 2022, the value of components of Indian foreign exchange reserve is as follows. Foreign currency assets जो हैं वो हैं US डॉलर 5,50,454, या फिर अगर हम देखें तो 41,95,294 करोड़ इंडियन करोड़ रुपीज़। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इसी का है। और STRs, देन गोल्ड, रिजर्व पोजीशन इन द IMF ट्रेंच, ये सब इसमें मिलेंगे आपको। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स इज इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? कौन कौन से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आते हैं? देखिए, फॉरेन करेंसी एसेट आता है, अभी हमने देख लिया, गोल्ड है, SDRs हैं, रिजर्व पोजीशन इन IMF है। तो इनमें से सब में किस में मिल रहा है आपको? ये है बी। लोन्स जो होते हैं वर्ल्ड बैंक से वो इसमें नहीं आते। ठीक है, वर्ल्ड बैंक या किसी भी फॉरेन कंट्री से वो असेट्स नहीं है ना, वो तो हमें वापस ही करने हैं, उसके लिए आपको इंटरेस्ट भी देना है। अभी हमने देखा कि डेट ट्रैप में आप कब जा रहे हो जब इंटरेस्ट के लिए भी आपको लोन लेना पड़े। सो वो ऑब्वियसली नहीं आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर 2004 इंडियाज फॉरेन करेंसी रिजर्व डिड नॉट एक्सीड 125 US डॉलर। 2004 का क्वेश्चन है। देखिए, सीरीज ऑफ इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइस इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम अप्रैल 2000 हैज़ द ईयर 93-94 एज द बेस ईयर। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? US डॉलर 129.7 था और इन्होंने बोला था 125 से ज़्यादा नहीं था। ओके, इसलिए गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट इज डिसाइडेड बाय। किसी भी फॉरेन करेंसी का जो प्राइस होता है, लेट्स से कि इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है US डॉलर के साथ, आई डो नॉट नो राइट नाउ कितना है, बट जनरली जो हम अभी तक पढ़ते हैं 70 के आसपास रहता है। पाउंड के साथ जनरली 100 के आसपास रहता है। दैट्स 100 रुपीज़ ऑफ इंडियन करेंसी इज इक्वल टू 1 पाउंड काइंड ऑफ। आई एम नॉट श्योर अबाउट कि अभी कितना है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो प्राइस होता है वो कैसे डिसाइड किया जाए, कौन डिसाइड करता है? वर्ल्ड बैंक। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंट्री कंसर्न्ड, स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न कंट्री, इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री इन क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए, इस वर्ल्ड बैंक का कोई रोल नहीं होता है प्राइस डिसाइड करने में किसी भी करेंसी का इंटरनेशनल मार्केट में। तो जो प्राइस होता है वो वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। आपकी डिमांड आप फुलफिल कर पा रहे हो क्या? सो डिमांड जो है गुड्स और सर्विसेज की जो कंट्री दे रही है वो क्या है, किस लेवल की है, फुलफिल हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, क्वालिटी वाइज अच्छी है, ख़राब है। दूसरा जो स्टेबिलिटी है आपके इंटरनेशनल मार्केट में, जो गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है कंसर्न कंट्री की, वो भी इसको डिसाइड करती है। क्योंकि अगर कंसर्न कंट्री की गवर्नमेंट ही स्टेबल नहीं है, लेट्स से, ठीक है, कल को मिलिट्री coup हो जाए या गवर्नमेंट हर दिन कोएलिशन से टूट रही है, बन रही है, इस तरह की कोई अनस्टेबल कंडीशंस अगर कंट्री में चल रही है तो कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा ना आके। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आएंगे, अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसका डिवैल्यूएशन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा आपको। मतलब कंट्री खुद ना कर रही है बट इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज डिवैल्यू हो रही है। और किसी भी तरीके के टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, इंटरनली ग्रोथ नहीं कर पा रही है। आप देखिए ना, जो भी डिस्टर्ब्ड कंट्रीज़ हैं, द कंट्रीज़ विच हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज बट द पॉलिटिकल कंडीशंस आर डिस्टर्ब्ड, ना तो वहाँ कोई इन्वेस्ट करने को राज़ी होता है बिकॉज पॉलिटिकल कंडीशंस ही इतने डिस्टर्ब्ड हैं कि आप अगर वहाँ इन्वेस्ट करने चाहेंगे तो यू विल बी ट्रैप्ड समवेयर, द बिग कॉन्ट्रीब्यूटर्स वुड बी ट्रैप्ड। सो जनरली कोशिश की जाती है कि ऐसी जगहों पे ना लोग करें, उसकी वजह से सफ़र करती है नॉर्मल पॉपुलेशन, बिकॉज ये पॉलिटिकल विल की वजह से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं वो डिसाइड करती हैं आपकी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट में। ऑलराइट, सो ये हो गए हमारे 90 क्वेश्चंस। अब बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस 123 क्वेश्चंस है इसमें, बाकी हम एक वीडियो में डाल देंगे, अदरवाइज फिर उसके लिए बहुत कम क्वेश्चंस बचेंगे। ठीक है, सो 40 क्वेश्चंस अराउंड हम उसमें डाल देते हैं एंड 30, और यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया इसको 90 तक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप रिवाइज करते रहिए। किसी ने मुझे क्वेश्चन एक रेज़ किया था यहाँ पर कि रिविज़न कैसे करें। सो
आई वुड लाइक टू से कि आप वीडियो को पहली और दूसरी बार, 2 बार तो अच्छे से पढ़िए, ठीक है, बैठ के इन फ्रंट आपकी बुक रखिए, पीडीएफ खोलिए, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं, जिस मोड से भी आप पढ़ रहे हैं वो रखिए, और जैसे जैसे क्वेश्चन रीड किया जा रहा है उसी सीक्वेंस में आप उसको करिए, ठीक है। बिकॉज मैं जो भी कर रही हूँ मैं सीक्वेंस वाइज ही कर रही हूँ, अपनी तरफ से मैं कुछ ऐड ऑन नहीं कर रही हूँ, मैंने पहले भी बोला था। वाई? बिकॉज हम अपनी तरफ से ऐड ऑन करेंगे करंट अफेयर्स, कि जो भी करंट है इसमें, जो आज का क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे, वो हम ऐड ऑन करेंगे, बट ये पूरा घटना चक्र का कंपाइलेशन है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड ऑन एनीथिंग इम्पार्शली, जो जहाँ लग रहा है कि ये समझाने वाली बात है, आई डेफिनेटली लेट यू नो, तो वो हम करेंगे। आप उसके साथ बैठिए, अपनी बुक खोलिए, अपना पीडीएफ खोलिए, जैसे भी आप उसको रीड कीजिए, 2 बार तो आपको मिनिमम करना ही अच्छे से। लग रहा है कि आप भूल रहे, थर्ड टाइम आप क्या करो, आप वीडियो ऑन करो, क्वेश्चन, आई रीड द क्वेश्चन, यू नो, आप देखा होगा कि मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ पहले, कोशिश रहती है यही। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको आंसर आ रहा है कि नहीं, आर यू एबल टू रिकॉल द आंसर। जो ये डेटा ड्रिवन क्वेश्चन है उनके लिए परेशान मत हो, उनके लिए हो सकता है आप रिकॉल ना कर पाओ, बट आपको पता है। बट जो जनरल स्टैटिक पोर्शन है आप वो रिकॉल कर पा रहे हो कि नहीं। सो रिकॉल अगर हो रहा है, ठीक है, तो थर्ड टाइम आप वो कोशिश करो कि सिर्फ क्वेश्चन सुनो, रिकॉल करो, एंड देन जस्ट चेक कि हाँ बस हो रहा है कि नहीं, फटाफट, उसमें सेकंड्स लगते हैं, ठीक। और इन सब के बाद भी अगर बच रहा है तो एग्ज़ाम से पहले आपको एक बार करना है। तो मेनली ये है कि माई पॉइंट इज़ कि टू रिवाइज एंड रिवाइज अगेन। 2-3 बार तो आप वीडियो देख ही लो, उसके बाद अगर आप वीडियो के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो एक बार अपनी बुक से रीडिंग कर सकते हो। अगर वो टाइम ले रहा है तो वीडियो को साथ में आप फिर से चला के रख लो, जब आप लास्ट बुक से रीडिंग करो तो फिर से एक बार चला के रख लो और अपनी बुक से रीडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ द वे ऑफ रीडिंग। होता क्या है ना, देखिए बार बार आवाज़ कान में जा रही है किसी की भी, मैं आपको पूरे दिन बोलूँगी आरआरबी वो स्टेब्लिश इन 1975, पूरा दिन में 4 बार आप निकल रहे हो। एडवर्टीजमेंट क्या है, मैगी का ऐड इतनी बार देते हैं कि जब भूख लगती है तो सबसे पहले लगता है कि नो, वेरी इजी टू कुक, जब फटाफट मैगी लेके आते हैं, बना लेते हैं। वो एडवर्टीजमेंट का पावर होता है, यू नो, वो बोलने का पावर होता है कि बार बार बोला जा रहा है आपको, हर सीरियल, हर कुछ भी आ रहा है, न्यूज़ भी आ रहा है, उसके बीच में मैगी आ रही है, तो आपको वो इतना याद करा दिया गया है कि आपको जब भूख लगती है तो आपको लगता है कि नहीं, नाउ वील ईट मैगी। तो उसी तरीके से सुनो, जितनी बार सुन सकते हो इतनी बार याद करा दिया जाएगा कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आ रहा है यू विल टिक आउट, ठीक है। तो स्टैटिक तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम डेटा ड्रिवन चीज़ें हम करेंगे ही, मैंने बोला था, उसको आप बहुत बार मगअप कर लीजिए, सुनते रहिए ना, कहीं जा रहे हैं आप सुनिए, बहुत सारी चीज़ें आपके पास सुनने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आप इसके लिए टाइम डिसाइड कीजिए, ओके। इसीलिए मैं बहुत लंबे वीडियोस नहीं लेके आ रही हूँ, जो जनरली आई हैव सीन द कंपाइलेशंस, हालांकि उन्होंने मर्ज किए होते हैं छोटे वीडियोस बना के, बट यू नो पर्सनली मेरा मोराल बहुत डाउन हो जाता था जब मैं देखती थी 12 घंटे का वीडियो है, 13 घंटे का वीडियो। आप प्लेलिस्ट लगा लो एक साथ, आपके लिए तो 12-13 घंटे ही हो जाएंगे। आप हिस्ट्री का प्लेलिस्ट खोल के देखो, 126 वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं, तो वो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपको एक साथ देखने का मन है, आप पूरी प्लेलिस्ट लगा के बैठ जाइए, आप एक साथ देख सकते हैं। तो सब तरीके से अवेलेबल है आपके पास, जैसी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल हो रही है आपको एक गो में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मत परेशान हुई, आई विल ट्राई टू कंपाइल एज मच एज आई कैन, एंड जो छोटे वीडियोज़ हैं आप प्लेलिस्ट में लगा दीजिए, अपने आप दूसरा वीडियो करंटली रन कर जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग, एंड आई एम प्लानिंग टू लॉन्च अ मेंटरशिप प्रोग्राम एज वेल, ठीक है। वेरी सून यू विल बी, आई विल बी with the mentorship program. So the people of my community who are listening to me right now, and if you are interested in this mentorship program, kindly comment through the comment box, so that I'll get to know if there is a kind of this is the need of the hour or not, because I have faced this with many फेलो स्टूडेंट्स, मैनी फेलो कलीग्स की ये ज़रूरत होती है एट अ टाइम। अगर आप घर में बैठ के पढ़ रहे हो तो यू नीड दिस, यू नो, दिस काउंसलिंग। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, एक बार मुझे आप लोग धीरे धीरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इफ़ यू आर विलिंग टू टेक दिस प्रोग्राम और नॉट। एनी वेज आई एम गोइंग टू लॉन्च इट, बट प्रायरली बिकॉज यू आर अ स्मॉल फैमिली विच वी आर विद, हम डेली मिलते हैं, we have not seen each other, nothing is connected, but still अभी क्या होता है जब आप डेली सुनते हो तो एक कनेक्शन बिल्ड होता है किसी के साथ, ठीक है। सो आई रिमेंबर आई यूज टू लिसन टू अ मेंटर, आई हैव टेकन ऑल्सो वे बैक, हमेशा सिर्फ उनको सुना ही था, एंड आई वॉज ईगर टू लिसन देम, काउंट एंड काउंट,
तो पहले 6-7 महीने तक ठीक था, ओके चलो सुन रहे हैं, उनका वीडियो आने वाला है, विल सी विल, बट उसके बाद एक आदत पड़ गई थी उनको सुनने की, ठीक है। और द वे ही एक्सप्लेन्स एंड एवरीथिंग, मतलब अच्छा लगता। और ऐसा नहीं है कि वो इकलौते हुए ऐसा काम कर, उनसे बहुत अच्छा लोग कर रहे थे, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लोग कर रहे थे, उनके पास कोई टेक्नोलॉजिकल साधन नहीं थे, बहुत बेसिक्स में थे, बट वो बेसिक्स के साथ ही मतलब एक हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग किसी चीज़ के। तो उनकी जो गाइडेंस थी, फिर बाद में उन्होंने कुछ गाइडेंसेस भी देना शुरू किया। उनकी जो गाइडेंस थी वो आपको हार्ट वेलमिंग होती है, ठीक है। आपको पता होता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी, अब आप किसी भी स्पिरिचुअल गुरु के पास जा रहे हैं, आपको ये वी ऑल नो एवरीथिंग जो भी वो बता रहे हैं, बट उनके बोलने का एक दैट इम्पैक्ट एज अ गार्डियन दे से, एज अ एल्डर ब्रदर, एज अ एल्डर सिस्टर दे से, तो दैट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन अस। ऑल राइट, सो basically I'm going to launch it very soon, so I want to know from your side as well that how many of you are interested in such kind of programs. ओपन तो वो सबके लिए होगा, आपके लिए भी होगा, नेशन वाइड भी होगा, सबके लिए होगा, बट बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, बिकॉज यू आर part of this family, the small family, which is an unknown, unseen family. So I want to know your opinion as well on this. ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंटरशिप क्या है, आई विल बी योर मेंटर हियर। सो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं उसको। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस। ऑल राइट, सो ये बनता है जब भी एक परिवार होता है, कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं। इसीलिए मुझे लगा मैं लॉन्च करना चाहूँ तो ऑन एन इंडिविजुअल लेवल भी मैं लॉन्च कर दूँगी, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूँगी, बट आई थॉट एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली, आई शुड आस्क योर ओपिनियन एज वेल, बिकॉज ओपिनियन मैटर्स। ऑल राइट, ओपिनियन मैटर्स। करने को हेड ऑफ द फैमिली हमारे फादर अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लेते हैं, बट दे एक्चुअली गेट कनेक्टेड विद द अदर, या मदर हमारी कोई डिसीजन लेती हैं तो वो लेती हैं, बट दे कनेक्टेड विद द किड्स ना, विद द चिल्ड्रन और द अदर फैमिली मेम्बर्स ऑफ, तो उनसे बात करके फिर बाद ही फाइनली जो डिसीजन लेना होता है वो लिया ही जाता है। बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन एंड योर ओपिनियंस आर वेलकम। काइंडली लेट मी नो अबाउट दिस। ऑल राइट, सो कीप रिवाइजिंग, करते रहिए, रिवाइज 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 एज मच यूज एज यू कैन। आई विल नेवर गिव यू अ शॉर्टकट फॉर रिविजन, नेवर एवर, नॉर इन द मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। वहाँ मैं आपको कुछ ऐसा नया कुछ नहीं ये बोल दूँगी नहीं रिवाइज मत करो, मैंने बोल दिया बस हो जाएगा, जाओ बच्चा हो जाएगा, नहीं, जाओ बच्चा हो जाएगा नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस आप पढ़ेंगे नहीं। आपको डिलीवर करके आना है अपना आंसर वहाँ पे, और डिलीवर आप तभी कर पाओगे जब आप रिविजन करोगे। एंड जितने भी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो सब उसमें काउंट होंगे मेंटरशिप में, ऑब्वियसली, बिकॉज जो भी आप लाइफ इन द लाइफ ऑफ जर्नी जो भी रहे हैं, सो नाउ आई एम वर्किंग जस्ट बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, जहाँ चाहते थे। सो दिस इज़ all for now, and rest we will do in the next video. All right, so take care. Jai Hind,